तो आज हम करेंगे, लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन की थी कि एरियल फोटोग्राफ्स क्या होते हैं और उनकी हिस्ट्री क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने की थी। तो आज हम देखेंगे कि हालांकि हमने देखा कि जैसे ही उसकी हिस्ट्री हमने की कि समय के साथ इनकी जो यूटिलिटी है, इनकी उपयोगिता है, वो कम हो रही है क्योंकि सैटेलाइट्स इमेजेस आ गई हैं जो ज़्यादा इनसे बेटर है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो यानी जो सैटेलाइट की इमेज है उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कुछ चीज़ें जो सैटेलाइट इमेज से पूरी नहीं हो पाती, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन वहां से पूरी नहीं हो पाती, तो उस इंफॉर्मेशन को जो पूरक है वो एरियल फोटोग्राफ से हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें दो तरह की यूटिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो जो पहली यूटिलिटी है वो क्या है, हम क्या कर सकते हैं, तो पहली यूटिलिटी है जब आपके पास एरियल फोटोग्राफ्स आते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि उसमें क्या होता है, जो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं वो भी स्केल के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो फोटोग्राफ के अंदर का जो कुल एरिया है, बिल्डिंग्स का एरिया है, किसी चीज की लंबाई चौड़ाई और इवन हाइट भी, ठीक है, तो यानी लंबाई चौड़ाई 2D होगी और 3D भी, यानी वो मैं आगे चल के बताऊंगी कि कैसे, यानी फोटोग्राफ्स में से लंबाई चौड़ाई तो इजीली आप जो है मेजर कर सकते हैं स्केल के द्वारा। लेकिन ये कुछ टेक्निक्स यूज की जाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी एक तो फोटो लेते वक्त ऐसे किया जाता है और उसके बाद जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं जिससे हम चीजों की हाइट या डेप्थ भी निकाल सकते हैं। तो एरियल फोटोग्राफ्स के द्वारा हम किसी भी चीज की लंबाई है, चौड़ाई है और इवन उसकी हाइट या डेप्थ, यानी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, मान लें आपके फोटो में कोई बिल्डिंग दिख रही है तो उस बिल्डिंग की इवन हाइट भी हम निकाल सकते हैं या किसी चीज की गहराई भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यानी जो मेजरमेंट हम कर सकते हैं किसी भी चीज का, तो इसीलिए इन एरियल फोटोग्राफ्स के द्वारा, ठीक है, मान लीजिए आपको मैप तैयार करना है किसी भी जगह का, टोपोग्राफिक मैप क्या होता है, वहां की स्थलाकृति का मैप। ठीक है, तो उसका टोपोग्राफिक मैप तैयार करना है तो आपको पता है कि जो नॉर्मल तरीके से हम जो सर्वे करते हैं, मैनुअल जो सर्वे करते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत टाइम लगता है, लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। आप लोगों ने देखे होंगे टोपोग्राफिक मैप जिसमें हर एक चीज, लगभग हर एक चीज दिखाई जाती है, तो वो लार्ज स्केल मैप होते हैं, लार्ज स्केल मैप होते हैं। ठीक है, जिसमें आप मान लीजिए आपके गांव है, ठीक है, उसके गांव के जो है रिहायशी इलाका है, यानी खेत है, मंदिर है, कुछ और है, यानी सड़कें हैं, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट, सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो टोपोग्राफिक मैप में काफी डिटेल में दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये लार्ज स्केल मैप होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टोपोग्राफिक मैप्स। तो उनको तैयार करने में बहुत, क्योंकि वो डिटेल, एक तो क्या होता है, सिंपल है, जैसे एटलस का मैप है, जो आपका वॉल मैप है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, तो क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल जो है इन्वॉल्व नहीं होती, ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं होती, तो उनको इजीली प्रिपेयर कर लिया जाता है। लेकिन जो टोपोग्राफिक मैप होते हैं जिसमें एरिया भी इन्वॉल्व किया जाता है कि कितना एरिया प्रॉपर से एरिया है, एक एक चीज का डिटेल होता है, तो उसको टोपोग्राफिक मैप्स को तैयार करने में जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसका बहुत सारा एफर्ट लगता है, तो लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है इनको तैयार करना। तो लेकिन एरियल फोटोग्राफ्स के जरिए इजीली, यानी यहाँ पे आपको सर्वे करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, एरोप्लेन में अपने जो कैमरा रखिए, फोटोग्राफ्स लीजिए और उनकी स्केल के द्वारा उन पूरे एरिया की क्या है, आप लंबाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल है या हाइट डेप्थ, वो सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा क्या है, फिर आप मैप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो एरियल फोटोग्राफ्स की सहायता लेके आप इजीली टोपोग्राफिक मैप्स तैयार करते हो, जिससे आपके बहुत सारे टाइम की बचत हो जाती है, बहुत सारे पैसे की बचत हो जाती है और बहुत ही कम प्रयासों में आपका टोपोग्राफिक मैप तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट यूटिलिटी ये है कि इनके द्वारा, और एक चीज क्योंकि डिटेल में होते हैं, आपका अगर प्लेन यानी स्केल क्या रहेगी, अगर आपका प्लेन नीचे उड़ रहा है, काफी नजदीक से उड़ रहा है, यानी धरती के काफी नजदीक से उड़ रहा है, तो चीजें डिटेल में दिखाई देंगी, यानी धरती के जितना नजदीक है तो चीजें आपको डिटेल में दिखाई देंगी, यानी आपकी स्केल क्या है, लार्ज स्केल है। ठीक है, तो यानी जैसे अगर सैटेलाइट है, ठीक है, अगर सैटेलाइट है आपका, सैटेलाइट मान लीजिए आपका 700 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है। सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं उनका एक निश्चित रास्ता होता है, एक बार अगर यहाँ से नीचे सेट करके भेज दिया, जब सैटेलाइट उपग्रह हमने छोड़ा, और अगर हम मान लो हमने उसकी जो है उसका ऑर्बिट है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, जिस कक्षा में घूमता, यानी उसका ऑर्बिट अगर हमने धरती के ऊपर 700 किलोमीटर रख दिया, तो वो लगातार, अगर वो 5 साल चल रहा है, 10 साल चल रहा है, जितने साल भी वो सैटेलाइट चलेगा, तो एक ही ऑर्बिट पर वो लगातार घूमता रहेगा। ये नहीं है कि 500 से फिर वो 700 पे, यानी 700 से 500 पे आ गया, और इस तरीके से चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये मैंने बता दिया कि जो आपके सैटेलाइट होते हैं वो एक तरह से एक बार जो जिस भी उस पर छोड़ दिए जाते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें मनमर्जी के मुताबिक आप टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन एरोप्लेन क्या है, मान लीजिए आपकी धरती है, ठीक है, आपका एरोप्लेन, आपको यहाँ पे नजदीक से फोटो लेना है, तो यहाँ आपसे नजदीक से आपका प्लेन उड़ा दीजिए। ठीक है, तो नजदीक से उड़ाओगे तो क्या है, एरिया तो थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन ज्यादा डिटेल में चीजें बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देंगी। और अगर जरूरत पड़े तो उसी प्लेन को आप यहाँ से उड़ा दो, और ऊंचाई से उड़ा दो, और ऊंचाई से उड़ाओगे तो ज्यादा एरिया को देख पाओगे। ठीक है, और ऊंचाई से उड़ाओ, तो यानी यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, जब हम एरोप्लेन से फोटोग्राफ्स लेते हैं तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम लार्ज स्केल में अपने या स्मॉल स्केल में अपने। ठीक है, अगर किसी समय किसी विशेष सिचुएशन में हमें जैसे लार्ज स्केल मैप की जरूरत है, बिल्कुल डिटेल की जरूरत है, तो बिल्कुल धरातल के नजदीक से आप एरोप्लेन उड़ा के बिल्कुल साफ साफ चीजों के फोटोग्राफ्स ले सकते हो। अगर ज्यादा लंबे यानी ज्यादा बड़े एरिया का चाहिए तो ज्यादा ऊंचाई से उड़ा दो। ठीक है, ज्यादा ऊंचाई से उड़ाओगे तो एरिया ज्यादा कवर करेगा, लेकिन डिटेल उतनी साफ नहीं आएंगी। ठीक है, तो जितना यानी कहने का मतलब है यहाँ पे एरियल फोटोग्राफ में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यानी बहुत सारी स्केल के मैप आप ले सकते हो, बिल्कुल नजदीक से ले सकते हो, थोड़ा सा ऊपर से और ऊपर से। ठीक है, तो काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये जरूर है, ये इतने ऐसे नहीं हो सकते जितने की सैटेलाइट जितनी ऊंची हाइट से चलाए जा सकते हैं, उतनी हाइट से जो है एरोप्लेन नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो ये काफी जो है, यानी जैसी सिचुएशन हो उसी हिसाब से आप जो है इनको यूज कर सकते हैं एरियल फोटोग्राफ्स को। ठीक है, तो पहला जो इसका यूज था वो था,
सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। दूसरा है ठीक है, दूसरा काम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम टोपोग्राफिक मैप तैयार कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या है, जो टोपोग्राफिक मैप्स हैं इनको या इमेज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज या फोटोग्राफ्स, इमेज लिख लो या अब इसमें क्या होता है, इमेज इंटरप्रिटेशन या एरियल फोटो, यानी फोटो की इंटरप्रिटेशन हो या इमेज की इंटरप्रिटेशन हो, इंटरप्रिटेशन होता है व्याख्या करना। ठीक है, तो एक तो काम होता है कि आप मैप बनाओ, ठीक है, दो काम होते हैं, जैसे मैप है, ठीक है, तो जो कार्टोग्राफर होते हैं, जो मानचित्र बनाने वाले होते हैं, तो वो मानचित्र बनाते हैं, कार्टोग्राफर है। और हम जो मान लीजिए जैसे ज्योग्राफी में है, हम हमें मैप बनाने नहीं आते हैं, ठीक है, बल्कि हम क्या करते हैं, मैप्स को रीड करते हैं, ठीक है, मैप्स को स्टडी करते हैं, मैप्स को पढ़ते हैं, तो मैप के अंदर जो भी दे रखी है चीजें उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम एक तरह से मैप की रीडिंग करते हैं या मैप को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे टोपोग्राफिक मैप दे रखा है, मान लीजिए फिजियोग्राफिक मैप है, ठीक है, जिसमें पहाड़ बने हैं, ठीक है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर रखे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पहाड़ों की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो अलग अलग कलर के जैसे आपका जो ओशन है उसमें भी अलग अलग तरह के कलर यूज किए हैं, जिससे हमें पता चलता कि कहाँ पे कितनी गहराई है, समुद्र के अंदर कितनी गहराई है, ज्यादा ज्यादा डार्क ब्लू है तो मतलब ज्यादा गहराई है, हल्का ब्लू है तो कम गहराई। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम सीखते हैं, उनको रीड करते हैं, ठीक है, उनको इंटरप्रेट करते हैं मैप्स को। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात है, तो जो एरियल फोटोग्राफ्स है, कुछ जो मैप तैयार करने वाले हैं उन एरियल फोटोग्राफ्स का यूज करके वो मैप तैयार करते हैं, हम कहेंगे कि कार्टोग्राफर है। जो मैप को बनाते हैं, मानचित्र जो बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, एरियल फोटोग्राफ की सहायता से। ठीक है, तो यानी वो सर्वे नहीं करते बल्कि एरियल फोटोग्राफ लेते हैं, मेजरमेंट स्केल के द्वारा उनका मेजरमेंट करते हैं, उस एरिया की लंबाई चौड़ाई और मैप तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो एक साइड तो वो है जो मैप को प्रिपेयर करते हैं, चाहे टोपोग्राफिक मैप है या कोई भी मैप है। दूसरी तरफ क्या है, हमारे जैसे लोग जो जो मैप बन के आ गए हैं, ठीक है, तो हम उसके अंदर जो जानकारी छुपी हुई है उस जानकारी का अपने लिए प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम मैप को रीडिंग करना चाहते हैं, मैप को इंटरप्रेट करना चाहते हैं और उसमें छुपी हुई जानकारी को समझ के अपने लिए प्रयोग करना चाहते हैं, जो भी उद्देश्य के लिए हम करना चाहें। ठीक है, तो दूसरा है इमेज की इंटरप्रिटेशन है, उसमें क्या करते हैं, तो कोई भी एक जैसे फोटोग्राफ है, ठीक है, इंटरप्रेट करने की एक तो सीधी मतलब जैसे आप हम जैसे नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, तो जब हम गद्य में बात करते हैं या नॉर्मल बात करते हैं तो ज्यादातर हमारी बात समझ में आ जाती है, लेकिन कई बार है, अब जैसे ये जो चीजें आपकी किताब में लिखी पड़ी, लेकिन क्या करने की जरूरत पड़ रही है, मुझे इन्हें आपके सामने इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ रही है, यानी कोई ऐसी चीजें जो आप खुद से जो उतनी ऑब्वियस नहीं है, ठीक है, ऑब्वियस मतलब बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ये नहीं है कि आप उसको देखोगे तो आपको वो बिल्कुल इजीली समझ ही आ जाएगा। ठीक है, तो जिन भी चीजों के कुछ हिडन मीनिंग होते हैं, कुछ उनके बीच के मीनिंग होते हैं जो उतने ऑब्वियस नहीं होते, उनके लिए हमें इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कविता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कहानी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, कहानी आप खुद से पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो टीचर पढ़ाए।
ठीक है, जब कहानी पढ़ोगे तो वो तुम्हें ज्यादा इजीली समझ आती है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन की, यानी कोई तुम्हारे लिए उसकी इंटरप्रिटेशन करे, तुम्हें उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोई नाटक पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तुम्हें किसी टीचर की या किसी दूसरा व्यक्ति के इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब तुम काव्य पढ़ते हो, जब तुम कविता पढ़ते हो, तब तुम्हें क्या है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको इंटरप्रेट करे आपके लिए, आपको वो खोल के उसका जो हिडन मीनिंग है, जो पहली दफा देखते ही तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, उसके अंदर का जो हिडन मीनिंग है वो तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है, किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है इंटरप्रिटेशन की, जो हिडन मीनिंग है उनको निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी जो इमेज हम देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि फोटो में जो दिख रहा है कि सेम टू सेम उसके अंदर जो भी जानकारी है तो आप इजीली ग्रास्प कर पाओ, इजीली उसको ग्रहण कर पाओ, उसको पकड़ पाओ। ठीक है, कारण क्या हो सकता है, तो जो हमारी मनुष्य की, तो कैमरा होता है, तो कैमरे का डिफरेंट तरह की चीजें हो सकती हैं, यानी कैमरे का फोकल लेंथ क्या है, कैमरा ब्लैक एंड व्हाइट है, कैमरा कलर्ड है, उसकी रेंज क्या है, बहुत सारी चीजों पे निर्भर करेगा। तो जैसा हमारी आंखें वास्तविकता में उस जगह, यानी मान लीजिए, यानी हम यहाँ बैठे हैं, एक तो हम फोटो लें इस जगह का, और एक उसी जगह को हमारी आंखें देख रही हैं, तो जो फोटो लिया गया है और जो हमारी आंखें देख रही हैं, वही सीन हमारी आंखों ने देखा और वही सीन जो है फोटो में कैप्चर किया गया। तो जरूरी नहीं कि उसमें सेम टू सेम हो। क्यों क्यों ऐसा हो सकता है, हमारी जो आंखें हैं उसकी विजिबल रेंज क्या है, 0.4 माइक्रोमीटर से लेके, तो हमारी आंखें केवल किस जानकारी को ग्रहण कर सकती हैं, 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर। ठीक है, केवल इस रेंज में जो अगर कोई जानकारी होगी, उसी को हम क्या कर सकते हैं, हमारी आंखें देख सकती है, समझ सकती है। लेकिन कैमरे अलग अलग रेंज के हो सकते हैं। कैमरे का क्या है, अगर हम ये ज्यादा कलर्स दिखा सकता है। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन पे हम आएंगे, 0.3 से लेकर, जो कैमरा करते हैं हम यूज 0.3 से लेकर 0.9 माइक्रोमीटर तक की रेंज के। ठीक है, समझ रहे हो, तो हमारी आंखें केवल 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक का एरिया देख सकती हैं, लेकिन जो कैमरा होता है वो 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर तक की रेंज की वेव्स हैं उनको भी कैप्चर कर सकती हैं। इसका मतलब जो कैमरा है वो ज्यादा जानकारी को ग्रहण करता है या दिखा सकता है, बजाय के हमारी आंखों की। ठीक है, तो अब हम ये जो हमारी आंखें 0.3 वाले को देख ही नहीं सकती, और 7 से ऊपर यानी 0.8 और 9 को हमारी आंखें समझ नहीं सकती, इसलिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। कैमरे के द्वारा जो फोटो लिया गया है उसमें जो चीजें दिखाई गई हैं, जो 0.4 से नीचे की है या 0.7 से ऊपर की जो चीजें हैं, ठीक है, तो उनको अंडरस्टैंड करने में हमें क्या है, वो देखना पड़ेगा। दूसरा ये भी होता है कि कैमरे का रेजोल्यूशन क्या है, अगर चीजें ऊपर से बहुत जैसे हाई उससे ली गई है, यानी स्मॉल स्केल अगर एरियल फोटोग्राफ है जिसमें चीजें बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो हमें बहुत ऊपर से लिया गया, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फोटोग्राफ में बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत पास पास है, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये बिल्डिंग कौन सी है, ये बिल्डिंग कौन सी है। तो बिल्डिंग्स को, या रोड है कि ये रोड है कि नहर है कि ये क्या चीज है, तो जब कैमरे में ऊपर से, काफी ऊपर से जब लिया जाता है तो डिफरेंशिएशन उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगर कैमरे का रेजोल्यूशन हाई नहीं है, रेजोल्यूशन पे हम बाद में आएंगे, अभी मैं थोड़ा सा मोटे तौर पे ही समझ लो कि रेजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमारा रेजोल्यूशन यानी चीजें बिल्कुल क्लियरली दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है, और ऊपर से लिया गया है, तो चीजें मिक्सअप से दिखाई देंगी कि क्या क्या है, उतना क्लियरली आप पहचान नहीं पाओगे चीजों के। तब आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ेगी कि ये ग्राउंड है
कि ये पॉन्ड है, ये पार्क है, ये बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग है। मान लो आपको पता है आपके शहर का यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, लेकिन जैसे ही ऊपर से, काफी ऊपर से जब फोटोग्राफ लिया जाएगा और उसमें आप चीजों को उतना क्लियरली नहीं पहचान पाओगे कौन सी चीज क्या है। और आपके एरिया को तो आपको पता है, लेकिन कोई दूसरा एरिया जिसके बारे में आपने नहीं देखा है एक्चुअल में, तो वहां पे इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ यानी उन चीजों के लिए आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यानी उसके अंदर, उस फोटोग्राफ के अंदर जो भी जानकारी मिली है, उस जानकारी को ग्रहण करने में और उसका प्रयोग करके कोई डिसीजन लेने में, ठीक है, तो आप ये मैप क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, इनसे जानकारियां ग्रहण की जाती हैं और उसके बाद कुछ डिसीजन लेने, कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो इमेज इंटरप्रिटेशन है या फोटोग्राफ्स की जो इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में। ठीक, तो किसी भी तरह की जो डिसीजन मेकिंग है, मान लीजिए फ्लड आई हुई है, कितने एरिया में आई, तो फोटोग्राफ्स लिया, एरियल फोटोग्राफ लिया, देख लिया कि कितने एरिया में फ्लड आई हुई है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है या वहां की जो अथॉरिटी है वो क्या करेंगी, तो एरिया का हिसाब लगा के कि इस एरिया में या इस गांव की किस कहां पर कितना नुकसान है, तो वहां पे अगर मान लीजिए जैसे किसानों को अगर उनकी क्षतिपूर्ति देनी है, ठीक है, इस तरीके के यानी डिसीजन लेने में के लिए इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये दो इसके मेन एस्पेक्ट हैं। तो दो मुख्य कारणों के लिए प्रयोग किए जाते हैं एरियल फोटोग्राफ्स। पहला है टोपोग्राफिक मैप तैयार करने के लिए और दूसरा है इमेज की इंटरप्रिटेशन करके उससे प्राप्त जानकारी का प्रयोग डिसीजन मेकिंग, अच्छी डिसीजन मेकिंग यानी बेहतर हो सकता है, डिसीजन मेकिंग को आसान कर सकता है और ज्यादा बेहतर बना सकता है। अगर ये जानकारी ना हो, वैसे हम मतलब जैसे ये निर्णय ले लें कि कहाँ पे कितना है, तो एक तो हम नीचे से जाके अंदाजा लगाएं कि कितना, कहाँ पे कितना पानी है, कहाँ पे कितनी बाढ़ है, एक ऊपर से लिया, तो यानी एक तो वो काम को आपके आसान कर देगा और आपका डिसीजन ऊपर जाके वो ज्यादा अच्छे से आप देख पाओगे, तो यानी आपका डिसीजन ज्यादा एक्यूरेट होगा, जल्दी टाइमली भी लिया जाएगा। अगर ग्राउंड पे जाके करोगे वो, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम की वेस्टेज हो जाएगी और सही समय पे अगर कोई स्टेप्स ना लिया जाए, ठीक है, तो यानी होता है ना कि रियल टाइम में उसी समय पे यानी जल्दी से कोई डिसीजन लेना, और फिर उसके लिए मान लीजिए वनों में आग लगी हुई है, ठीक है, एरियल फोटोग्राफ से पता लगा लिया कि कितने एरिया में आपका आग लगी हुई है, तो इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए जो डिसीजन आपको लेना है, तो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको इमेज की इंटरप्रिटेशन से या फोटोग्राफ्स की इंटरप्रिटेशन से मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या है मैप्स की प्रिपरेशन में काम करते हैं और कुछ लोग इमेज की इंटरप्रिटेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों की विशेषज्ञता ही होती है इमेज की इंटरप्रिटेशन की, जो भी सैटेलाइट से इमेज आई हैं या एरियल फोटोग्राफ्स हैं, उनको उनका एक्सपर्टीज होता है कि हर चीजों को, कि वो जिनका एक्सपीरियंस हो जाता है वो आसानी से समझ पाते हैं कि ये क्या मिलेगा, चाहे उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा तो वो देख पाते हैं कि ये सड़क है, कि ये नहर है, कि ये रेल की पटरी है। ठीक है, तो जो ऊपर से उतना क्लियरली नहीं, तो कहने का मतलब कुछ लोग जो है इनकी इमेज की इंटरप्रिटेशन में एक्सपर्ट होते हैं और कुछ लोग जो है नए मैप तैयार करने में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो इन दो मुख्य कामों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए तो यहाँ पे ये दो तरह के काम है, तो दो ब्रांचेस में बट गया है एरियल, जो एरियल फोटोग्राफी है। ठीक है, तो एरियल फोटोग्राफी को दो ब्रांचेस में हम यानी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो पहला है फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्री। ठीक है, फोटोग्रामेट्री में क्या होता है, पहले भी मैंने बताया था कि यानी फोटो के द्वारा मेजरमेंट करना, फोटो का यूज करके, ठीक है, फोटो का यूज करके मेजरमेंट करना, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ठीक है, और फिर उस जो मेजरमेंट आया है उसका प्रयोग करना, ठीक है, मैप मेकिंग में या किसी अन्य कामों के लिए। ठीक है, तो ये होता है फोटोग्रामेट्री। तो इसमें
ये साइंस है, इसमें ये सीखा जाता है कि फोटोग्राफ्स यानी कैमरा कैसे काम करता है, ठीक है, और उनकी मेजरमेंट कैसे ली जाती है, और वो सारी चीजें कि उनकी स्केल कैसे तैयार की है, जैसे मान लो इतनी उसका लेना है तो कितनी स्केल का वो रखना है, तो जैसे लेंसेज हैं उनका, कैमरा की वर्किंग है, ठीक है, और उनकी स्केल वगैरह जैसे तैयार करना और उनसे मेजरमेंट लेना, ठीक है, तो ये सारी जो है फोटोग्रामेट्री में आता है। और जो दूसरा है वो क्या है, इमेज इंटरप्रिटेशन हो गया। दूसरी ब्रांच एक तरह से क्या होगी, इमेज इंटरप्रिटेशन। इसमें हम जो इमेजेस है उनको इंटरप्रेट करते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और उन इंफॉर्मेशन, उन एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के आधार पर कोई भी उचित, जिस भी रिक्वायर्ड एरिया में डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन हम लेते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग में हम जो है ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये हो गए एक तरह से इसकी दो ब्रांचेज होगी। इंडिया में जो ज्यादातर जो एरियल फोटोग्राफ्स हैं वो लिए जाते हैं, उनका जो आरएफ होता है एरियल फोटोग्राफ्स का खासकर, ठीक है। कौन सी एजेंसी लेती है वो मैंने बता दिया था, कौन सी एजेंसी लेती है, कौन सी एजेंसी, भारत में कौन सी एजेंसी है जिनका काम है, एजेंसी है मैम, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एरियल सर्वे कंपनी, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सर्विस, ठीक है। यस मैम। तो वो ही सारी चीजों को संभालता है। तो मिनिमम इनकी रेंज क्या हो सकती है, 5,000 और मैक्सिमम 50,000 तक के आरएफ के जो है स्केल हो सकती है, ठीक है। तो इनकी स्केल क्या हो सकती है एरियल फोटोग्राफ्स की, तो 1 अनुपात में 5,000 की स्केल वाले हैं, आरएफ वाले हैं, और 1 अनुपात में 50,000 तक की, ठीक है। इससे यानी क्योंकि इससे ऊपर वाले क्यों नहीं हो सकते, 1 लाख वाले, 10 लाख वाले क्यों नहीं हो सकते, कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। टाइम खत्म होने वाला है, इवनिंग में देखेंगे क्लास और टाइम में बता दूंगी, ठीक है। इसको फिर शाम को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्लास होगी, थोड़ा फोन अपने पास रखना, मैं बता दूंगी।